वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में चर्चित गैंगरेप मामले में अब नया मोड़ आ गया है। बता दें कि केस में अब तक 23 नामजद में से 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अन्य अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आरोपियों के परिजन और अधिवक्ता ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मुलाकात कर इंस्टाग्राम चैट्स और घटना के दिन की वीडियो फुटेज सौंपते हुए दावा किया कि पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपियों से मिली थी। उनका कहना है कि ये पूरा मामला साजिशन रचा गया है और उनके बेटे निर्दोष है। इस दावे के बाद पुलिस कमिश्नरेट ने वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच दल SIT का गठन किया है, जिसे 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। परिजन ने कहा, हमारे बच्चों को फंसाया गया है, हमने पुलिस को सारे सबूत दिए हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा, हर पहलू की निष्पक्ष जांच होगी, सत्य ही सामने आएगा। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, कुछ सबूत भी दिए हैं, कुछ वीडियोस दिए हैं, इंस्टाग्राम की चैट दी है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक इंस्टाग्राम चैट में लड़की स्वयं एक जिसको आरोपी बनाया है उसको मैसेज कर रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूँ। मतलब लड़की स्वतः उसके कैफ़े पहुंची है, ना कि लड़के ने बुलाया है। और ये चैटिंग भी 2 या 3 तारीख की है, जिस अवधि में वो स्वयं को बंधक बता रही है। इसके अलावा जब पुलिस ने इसको बरामद किया तब भी ये लड़की, जैसा बताया गया है, कि अपने घर जाने से प्रारंभ में मना कर रही थी। काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हुई थी। सहेली नाव्या जिसके घर रुकने की बात आ रही है, उसके द्वारा भी किसी तरह की बात, उसका घर भी पीड़िता के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसके द्वारा भी 2 बार उसके घर में रही है, जिस अवधि में उसको बंधक बनाने की बात है। लेकिन कोई भी सूचना पुलिस को या घर वालों को नहीं दी गई है। इन्हीं सभी बिंदु पर जांच करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनके आरोपों के मद्देनज़र इस प्रकरण में एक SIT का गठन किया जा रहा है, जिसमें DCP क्राइम और DCP जो हमारे बड़ला जोन के DCP हैं, जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी IPS अफसर जो एडिशनल DCP बड़ला है, उस क्षेत्र के ACP, SOG टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के IO इसमें तैनात किए जा रहे हैं, जो सभी तथ्यों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो। और जो अज्ञात लोग इस मुकदमे में लिखाए गए हैं, 11 लोग अज्ञात दर्शाए गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी तभी होगी जब SIT की टीम पर्याप्त साक्ष्य ऐसे लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राप्त कर लेगी। अगर सबूत पाए जाएंगे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रकाश में ला करके सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धनुगाई ना हो, उसको अन्याय ना हो, किसी के साथ, सभी के साथ न्याय हो। ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, जो प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टरों ने नहीं लिखी है, और जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आती है उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जैसे ही प्राप्त होगी उसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है। कल भी इस तरह के जो तथाकथित गलत कार्य वाले जगह बताई गई थी, वहाँ पर पुलिस ने अपनी छापेमारी की है। जैसे ही पुलिस को इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे, इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो 14 गिरफ्तारी हुई है, क्या वो मतलब वो लड़के उसमें इन्वॉल्व थे या उसमें भी कोई गलत लड़के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन अपने इनिशियल फेज में है। मुकदमा 6 तारीख को लिखा गया था, अभी 10 दिन की विवेचना इसमें हुई है। जैसे जैसे एविडेंस मिलेगी हमको, ये विवेचना आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर ये तय होगा कि कौन उसमें दोषी है और कौन निर्दोष है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 14 लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ निर्दोष हों, क्योंकि जो कोर्ट में बयान दिया गया है उसमें कुछ लड़कों के नाम लड़की ने नहीं ली है।
उनको हटा दिया गया है। तो अब इस बिंदु पर पुलिस पुनः जांच करेगी। जिनको पहले लड़की के बयान के आधार पर और एफआईआर के आधार पर जेल भेजा गया था और न्यायालय में जो बयान दिया गया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उन लड़कों के नाम नहीं है, तो इसकी पुलिस नए सिरे से जांच करेगी और एविडेंस के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। इस 3 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज होती है और 4 तारीख को ये खुद आती है या पुलिस इसको जो है? देखिए, इसमें पुलिस को सूचना 4 तारीख की सुबह माता पिता के द्वारा दी जाती है। 29 तारीख को लड़की गायब होती है। 5 दिन माता पिता के द्वारा कहीं पर भी 112 नंबर पर या पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। 4 तारीख की प्रातः करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी है और पुलिस ने पूरा इनका चार्ट बना करके किन किन के यहाँ जा सकती है सब जगह दबिश दी है और उसी के दौरान इसकी एक सहेली के घर से ये लड़की जो है पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया है। क्या माना जा रहा है? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों के मद्देनजर एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी रिपोर्ट के पश्चात ही इस बारे में आगे मीडिया को बताया गया। देखिए, प्रायः इस तरह के बलात्कार के केसेस में 60 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण करने के निर्देश होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 माह के अंदर इस विवेचना को हम कंप्लीट करें। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी वाराणसी के नगर अध्यक्ष संदीप कुमार मिश्रा ने करणी सेना के वाराणसी जिला अध्यक्ष आलोक सिंह पर जान से मारने की धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। श्री मिश्रा ने पुलिस आयुक्त को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 16 अप्रैल को उन्हें मोबाइल नंबर 8090900040 से कॉल आई, जिसमें खुद को करणी सेना का जिला अध्यक्ष बताने वाले व्यक्ति ने भाजपा विरोधी गतिविधियों और पोस्टर लगाने को लेकर धमकी दी और भद्दी गालियां दी। संदीप मिश्रा का कहना है कि 17 अप्रैल को सुबह भी उन्हें लगातार कॉल करके गालियां दी गई और उनका घर पता पूछकर जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। साथ ही मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सपा नेता को जान से मारने की धमकी। वाराणसी में सपा लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा को करणी सेना के जिला अध्यक्ष द्वारा कॉल कर जान से मारने की धमकी व गाली गलौज का मामला सामने आया है। मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मिश्रा महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। सतीश जी, क्या हुआ है और क्यों आया? हमें कल से एक मोबाइल पे एक फ़ोन आया और उसमें उसने बताया कि मैं करणी सेना का राष्ट्रीय करणी सेना का जिला अध्यक्ष आलोक सिंह बोल रहा हूँ और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। व्हाट्सएप पे भी चैटिंग किया, जिसका सारा रिकॉर्ड जो है मैंने कमिश्नर साहब को दे दिया। हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सुजीत यादव लक्कड़ जी, आशुतोष सिन्हा विधायक जी, प्रदेश अध्यक्ष जीबू श्रीवास्तव जी, हमारे संगठन के सारे लोग, सभी लोग, लालू यादव जी, सभी लोग आए और लोगों आके कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत की। कमिश्नर साहब ने यह भी आश्वस्त किया कि इसकी जांच करा के जो दोषी है उसको मुकदमा करेंगे। उसने हमको ये कहा कि करणी सेना का जो जिला अध्यक्ष है उसने हमसे कहा कि तुम्हें बोरा में कस के फेंकवा देंगे। ऐसा उसने व्हाट्सएप पे हमें चैटिंग किया कि बोरा में कस के तुम्हारी हत्या करके फेंकवा देंगे, तुम करणी सेना वालों को जानते नहीं हो और तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ हमारा नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग सत्ता और शासन में, ऐसा उसका कहना था। उसने ऐसा व्हाट्सएप पे चैटिंग किया। हम अपनी प्रार्थना पत्र लेकर वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जी के आए, मिले उनसे, उनको अपनी बात सब बताई और उन्हें आश्वस्त किया और जांच का भी आदेश दिया। जांच कर मुकदमा लिखने के लिए उन्होंने कहा और मैंने अपनी सुरक्षा की भी गुहार की और अपने पूरे परिवार की, क्योंकि इधर 2 दिन से मेरे घर पे भी रेकी हो रहा है। मुंह बांध के गाड़ी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि मेरे घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। करणी सेना वाले लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं और एक करणी सेना और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सेना है जो लगातार हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। जय हिंद, जय समाज। वाराणसी में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष सीमा चौधरी ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ बातें चौंकाने वाली हैं, जैसे पीड़िता में गंभीर रूप से हेपेटाइटिस बी पाया गया है। इसी से यह शक होता है कि कहीं उसे पहले से नशे में रख के शोषण तो नहीं किया जा रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ एक घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है। सीमा चौधरी ने मांग की है कि सभी जगहों के सीसीटीवी कैमरे और आरोपी के मोबाइल की लोकेशन की जांच की जाए
उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक लड़की कई दिनों तक नशे की हालत में सड़क पर भटकती रही और किसी को खबर नहीं हुई तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि जांच पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो ताकि पीड़िता को न्याय और दोषियों को सजा मिल सके। मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। किस मामला को लेकर आप यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं? वाराणसी में एक चर्चित घटना है सामूहिक दुष्कर्म का। उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे सीपी सर को, लेकिन वो नहीं थे तो हम लोग एसीपी सर को ये ज्ञापन सौंपे हैं। ये जो घटना है एक लड़की के साथ हुआ जिसमें सिर्फ बनारस ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश की जो छवि है धूमिल हो चुकी है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो संदेहजनक है, जैसे कि एक रिपोर्ट आता है जिसमें डॉक्टर कहता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है। तो कहने का मतलब 6 दिनों में ये तो रेप हुआ नहीं, कहीं ना कहीं ये पहले से कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से इतना गंभीर स्तर का बीमारी हुआ। तो आखिर हुआ तो हुआ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से नशे का सेवन उनको कराया जा रहा था या वो कर रही थी। इन सारी चीजों पर भी एक संदेह बना हुआ है। साथ में पूरे वाराणसी में सीसीटीवी कैमरे हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक लड़की जगह जगह शारीरिक शोषण का शिकार होती है, उसे नशा खिलाया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और इसकी भनक तक नहीं लगती। इन्हीं सारे मुद्दे पे आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि आप निष्पक्ष तरीके से जांच कीजिए। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है प्रशासन का कि जल्द से जल्द कई लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन इसमें कोई बेकसूर तो नहीं ना फंस रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन जगहों पे जहां जहां लड़की ने वो जगह बताया है वहां का लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे, ये सारे ऐसी जगह है जहां पे एक जांच का विषय बना हुआ है। उसमें कुछ संदेह है क्योंकि आप घटना पे देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें यह दिखाया जा रहा है कि आज मान के चलिए शिग्रा में आज यहाँ बैठती है, कल उनके साथ घटना होती है। तो आज और कल के बीच में जो दूरी है, वो जो समय है, उस वक्त लड़की के साथ क्या होता है, पीड़िता के साथ क्या होता है, तो ये सारी चीजें भी एक जांच का विषय है। उसी जांच के विषय के लिए हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि आप जांच कीजिए, पीड़िता को न्याय दीजिए, लेकिन इन सभी मामले में किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए जो गिरोह अभी पकड़ा गया है। किसको ज्ञापन दिया, क्या हो सकता? हम लोग पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन सर अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम लोग एसीपी सर को ज्ञापन सौंपे हैं और उनसे ये मांग किए हैं कि इन सारी जो बिंदुओं पे आप एक बार विचार करें, गंभीरता से विचार करें और उच्च स्तरीय जांच करें। जौनपुर के बदलापुर गांव में जलालपुर पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 गौवंश, 4 मोटरसाइकिल और 1 पिकअप के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर सनी सिंह के पाही पर दबिश दी गई, जहां गौवंश को इंजेक्शन देकर बंगाल और बिहार भेजने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने मौके से पशुओं को गाड़ी में लादते हुए तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा। मामला गंभीर जाँच में है। मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि जलालपुर में एक बदलपुर करके ग्राम है जहाँ पे शनि सिंह नामक एक व्यक्ति रहता है और उसके ग्राम में एक पाही है जहाँ पे वो गौवंश पशुओं को लाद कर दूसरे स्टेट वेस्ट बंगाल और बिहार ले जाता है। तत्पश्चात कप्तान साहब द्वारा उनके आदेश अनुसार हमने टीमें गठित करी, जिसको लीड किया त्रिवेणी सिंह एसओ ने, और उनके साथ उनके टीम मेंबर्स वहाँ पे बाइकों से पहुँचे और अलग अलग जगहों से उनकी घेराबंदी की। जब उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा तो उन्होंने गोली चलाई और पत्थर फेंके पुलिस पे। तब भी बड़ी जाबाजी से हमारे सभी पुलिस के लोगों ने उस वाहन को अपने कब्जे में किया, जिसपे 6 गौवंश को लाद कर ले जाया जा रहा था और 3 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है रंगीले उर्फ संजय, रवि यादव और जयप्रकाश, जिसमें रंगीले संजय और रवि यादव चंदौली जिले के हैं और इनको तभी अपने कब्जे में किया। बट वहाँ पे बाइक पे और भी 5 लोग थे जो वहाँ से फरार हो गए। उन्हें पकड़ने की कोशिश की बट वो फरार हो गए। उन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा, जिसमें एक शनि सिंह करके नामक अपराधी भी था। तभी उस पाही का निरीक्षण किया और उस पाही से हमें 2 सिरिंज, 2 इंजेक्शन, 4 बाइकें और 3 रस्सियों के बंडल मिले जिससे पशुओं को बांधा जाता था। और तभी अभी इन 3 व्यक्तियों पे और 5 उन पे सुसंगत धाराओं में हम मुकदमा दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ त्रिवेणी सिंह एसओ को और उनकी टीम को, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सर इंजेक्शन को क्या ये इंजेक्शन गले पे लगाते थे, जिससे जो पशु है
उनको बेहोश करने की एक प्रक्रिया होती है, जिससे क्या उनके हाथ और पैर बांध कर उसे लादा जाता है पिकअप वैन में। अब क्योंकि पशु बहुत बड़े होते हैं तो वो कंट्रोल में नहीं आ सकते इतनी रात में, तो ये इंजेक्शन यूज़ करा जाता है और इसके थ्रू सीरीज के थ्रू उनको बेहोश किया जाता है। जब पूछा गया तो ये बिहार लेके जाने की फिराक में थे और ये बिहार और वेस्ट बंगाल 2 जगह कहा गया है ये लोग ले जाते थे और ले जाने की प्रक्रिया होती थी। और पूछताछ चल रही है और पूछताछ में ये भी पता चला है कि जो शनि सिंह है वो अपने साथ एक कट्टा रखता था और शनि सिंह ने ही वहाँ पे पुलिस पे गोली चलाने की कोशिश की। कब से इस मामले में ये शनि सिंह पे पहले भी मुकदमे थे और पहले भी पुलिस वहाँ पे जाके इस अपराध को बंद करवाया था, लेकिन अभी से पूछताछ में पता चला ये 10 दिन से अभी भी ऐसा कुछ कार्रवाई चल रही है वहाँ पे, पिछले 10 दिनों से ऐसा चल रहा है। इसमें जो मेन एक्यूज है उसमें रंगीले उर्फ संजय है, इस पे 7 मुकदमे हैं, रवि यादव पे 4 मुकदमे हैं और जो जयप्रकाश है उस पे 2 मुकदमे। पहले से ही अपराधी गैंगस्टर और गोवध निवारण अधिनियम में इन पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र अर्चिता सिंह पीएचडी में एडमिशन न मिलने पर सेंट्रल ऑफिस के पास धरने पर बैठ गई। अर्चिता ने हिंदी विभाग में RET इंटरव्यू दिया था और जरूरी दस्तावेज समय पर जमा कर दिए थे। उन्होंने नया EWS प्रमाण पत्र मेल और भौतिक रूप से तय समय पर विभाग को सौंपा, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। वो प्रतीक्षित सूची में पहले नंबर पर है और मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी कर उन्हें एडमिशन दिया जाए, वरना उनका शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अपना नाम बता दें। मेरा नाम अर्चिता सिंह है। अर्चिता जी, आज क्यों यहाँ पे धरने बैठे, क्या मामला है? PhD एडमिशन से रिलेटेड मेरा मामला है। मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हिंदी डिपार्टमेंट में जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब EWS के लिए केवल ऑप्शन आता है, या तो आप यस लगाइए या नो लगाइए। मैंने यस किया था, फिर वेरिफिकेशन भी हुआ, 4 बार वेरिफिकेशन में मैंने अंडरटेकिंग दिया और पुराना EWS दिया। तब इन्होंने मेरा वेरिफिकेशन कर लिया, काउंसलिंग करवा लिया, इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद मेरा रिजल्ट भी EWS में आ गया। अब जब पेमेंट देने का टाइम हुआ है तो इन्होंने मेरा पेमेंट लिंक रोक दिया है, क्योंकि अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग मान्य नहीं होती। और जब अंडरटेकिंग लेके इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 31 मार्च से पहले आप अपना नया सबमिट कर दीजिए, तो 29 तारीख को मैंने नया सबमिट भी कर दिया। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब अंडरटेकिंग मान्य नहीं होता। अंडरटेकिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। PhD में अंडरटेकिंग लगता ही नहीं है। ये नया नियम ये लोग बना रहे हैं मेरे टाइम। तो आपने कहाँ इसका शिकायत कहाँ किया है अभी तक? मैं वाइस चांसलर के पास गई थी, एकेडमिक रजिस्ट्रार के पास गई थी, रजिस्ट्रार के पास गई थी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास गई, सबसे पर्सनली जा के मिली। किसी ने मुझसे सही ढंग से बात भी नहीं किया। यहाँ तक कि कोई किसी के पास क्यों जाता है कि उनको कन्विंस करेगा, वो मुझे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुझे उल्टा ही बोला जा रहा है, मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है। UACB के जो चेयरमैन है उनसे 2 बार मैं मिलने गई, वो मुझसे मिले तक नहीं है। तो कोई आश्वासन मिला नहीं है? किसी प्रकार का कोई आश्वासन मुझे नहीं देगा। यहाँ तक कि मेरे मुंह पर उल्टा बोला गया है, मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की गई है। तो यहाँ कब तक बैठेंगे अब? जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता। मुझे पेमेंट लिंक नहीं है, मेरा अधिकार है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, मेरा अधिकार है, तो मैं एडमिशन लेने के बाद ही यहाँ से उठूँगी। अभी तक कोई मिलने आया यहाँ पर? अभी तक कोई मिलने नहीं आया। मैम, काशी में चढ़ा पारा, धूप ने बढ़ाई मुश्किलें, 37 डिग्री पहुंचा तापमान। वाराणसी में गर्मी का असर तेज से बढ़ रहा है और काशी के घाट, गलियों, पर्यटक स्थलों पर दोपहर होते ही सन्नाटा सा छा जा रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग प्रमुख प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार तापमान में वृद्धि होगी और उमस भी बढ़ेगी। हालांकि आने वाले पश्चिम विक्षोभ का असर काशी पर नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव पूर्वांचल के उत्तरी हिस्सों, खासकर गोरखपुर और आसपास की जिलों में देखने को मिलेगा। गर्मी से बचने के लिए लोग छाया, पेड़ और घरों की छतों का सहारा ले रहे हैं। और कोई पश्चिमी विक्षोभ आने की भी बात कही जा रही थी? पश्चिमी विक्षोभ एक है, असर तो है उसका भी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने पूर्वांचल से, पूर्वांचल का जो उत्तरी भाग है, गोरखपुर या कुशीनगर या महाराष्ट्र, उस साइड से होते हुए वो गुजर जाएगा। मैदानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। तो क्या उससे मौसम पे कोई असर पड़ेगा जो वो आ रहा है अपने इधर क्षेत्र में? अपने क्षेत्र पे मौसम पे संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जो तराई का क्षेत्र है, वही जैसा मैंने बताया गोरखपुर के आसपास है, उस जगह पर इसकी संभावनाएं हैं। और आज ही
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ भव्य रक्तदान शिविर, युवाओं ने दिखाया सेवा भाव। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में जैनम जीविका फाउंडेशन के तत्वाधान में एक भव्य शैक्षणिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लाइफ सेवर आर्मी पहल के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रक्तदान जैसे जीवन रक्षक कार्यों के लिए प्रेरित करना था। आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने शिरकत की और युवाओं को नियमित रक्तदान करने की अपील की। इस शिविर में बीएचयू के एनएसएस स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं विभिन्न कॉलेजों और स्वयंसेवी संगठनों ने छात्र छात्राएं भी शामिल हुई। प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, रिफ्रेशमेंट दिए गए और सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 100 पौधे भी वितरित किए गए, जिसमें कार्यक्रम को स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण चेतना से भी जोड़ा गया। फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि लाइफ सेवर आर्मी देश भर में रक्तदान, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण जैसे अभियानों पर कार्य कर रही है। आउटरीच एंड पार्टनरशिप लीड जैनम जीविका फाउंडेशन। किस तरह का आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और क्या है आज? जैनम जीविका फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो निस्वार्थ सेवा भाव से हमेशा जागरूकता का काम करती है। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे 8 प्रमुख कार्यक्रमों में एक है लाइफ सेवर आर्मी, जिसके तहत आज ये महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, और ये विश्वनाथ मंदिर के बाहर हो रहा है। और इसके मुख्य अतिथि हैं माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र और दयालु गुरु जी, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार। कितने डोनेशन कैंप का रखा गया लक्ष्य आज जो कैंप चल रहा है? 150 से 200 लोगों का लक्ष्य रखा गया है, मगर हमें जहाँ पे अभी उम्मीद लग रही है 300 तक एकदम आराम से हो जाएगा। अभी ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वॉलंटियर्स एनएसएस के हैं जो हमारे प्रमुख सहयोगी एनएसएस बीएचयू, वो लोग जा रहे हैं यहाँ पे लोगों से जाकर के युवाओं से बात कर रहे हैं और उन्हें मोटिवेट करके यहाँ पर लोगों को रक्तदान कराने के लिए लेकर के आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है? जैनम जीविका फाउंडेशन की 8 प्रमुख इनिशिएटिव्स हैं, मगर वो निस्वार्थ सेवा भाव से काम कर रही है भारत के अलग अलग शहरों में। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का रक्तदान। सारनाथ में स्ट्रीट वेंडर्स को मिला सम्मान, पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित हुए वेंडिंग कार्ड। 20 अक्टूबर 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सारनाथ म्यूजियम तिराहे के सुहेलदेव तिराहा तक बनाए गए वेंडिंग जोन में 265 वेंडिंग कार्ड वितरित किए गए। शेष 21 कार्डों का वितरण 21 अक्टूबर को माननीय रविंद्र जायसवाल, स्वतंत्र प्रभार मंत्री उत्तर प्रदेश और पार्षद अभय कुमार पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर निगम डूडा बीडीए के अधिकारी और स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति के सदस्य कंचन गुप्ता, विष्णु शंकर उर्फ अनिल राजभर, सुरेंद्र राजभर, सोनू राजभर आदि मौजूद रहे। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी उर्मिला देवी, कुसुम देवी, गुंजा देवी, सावित्री देवी, हीरामणि देवी, रोहित कृष्णा, संदीप समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। मेरा नाम सोनू राजभर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा मोर्चा महानगर मीडिया प्रभारी वाराणसी। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज जो हमारे पुराने लाभार्थी हैं, जिनके पास ठेला कमजोर था, तो आज सरकार ने अपना एक डिजाइन बनाकर, आप देख सकते हैं, डिजाइन बनाकर यह दुकान सबको आज जो कि सबको माननीय रविंद्र जायसवाल मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया जाएगा, उनके रोजी रोजगार में और सुंदर हो। जैसे लोग प्लास्टिक लगाते थे, आज ये देखिए कि सब लग गया डिजाइन बना के। जो वेंडिंग कार्ड वितरण भी आज यहाँ पे होगा, वह जो कि माननीय रविंद्र जायसवाल जी द्वारा यह होगा। जितने हमारे लाभार्थी भाई हैं, कुछ लोगों को दिया गया है, उसकी खूबसूरती दुकान पे खड़ा भी हो जाओ तो एक फोटो, एक सेल्फी आप डाल दोगे तो आपको फेसबुक पे कमेंट, लाइक जरूर मिलेगा। तो इसे सुंदरता को देखते हुए, और दुनिया बहुत आगे जा रहा है, चाहे विज्ञान में हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तो ठेला का भी, जो कि ये भी मेरे दुकानदार भाई है, अपने भारत के नागरिक है, खास तौर से जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो टूटा फूटा ठेला नहीं होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, शहर उत्तरी के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी ने जो किया, समझा, विचारा, आगे भी लोगों को मिला और फिर मिला, आज भी मिल रहा है, आगे और मिलने वाला है। आज हमारे 21 लोगों को दिया जाएगा। इसमें कितनी महिलाएं और कितने पुरुष शामिल हैं? बराबर है, बराबर महिला है, बराबर पुरुष है। इस देश में आधी आबादी महिलाओं का है, तो हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए, तभी आपके साथ लोग खड़े हैं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर
के भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयू मोबांसी महानगर के कार्यकर्ताओं ने मदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। भाजयू महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल के नेतृत्व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और राहुल गांधी के खिलाफ तीखे शब्दों में विरोध दर्ज कराया। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजयू कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ दिखाई दिया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके मौजूद रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी देशव्यापी कांग्रेस पार्टी का जो यूपीए सरकार में जो हेराल्ड घोटाला हुआ है उसको लेकर के आज प्रदेश व्यापी हम लोगों ने कांग्रेस मुख्यालयों के बाहर राहुल गांधी का पुतला जलाने का काम किया है। और हमने जनता को बताया है कि कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तब इन्होंने कितना घोटाला किया है, जिससे देश कितना ज़्यादा घाटे में गया हुआ है। और अभी भी इन लोगों को, जब से हमारी एनडीए की सरकार बनी है, हमारी सरकार इन सबों को जेल भेजने का काम कर रही है। राहुल जी कहते हैं कि अगर कभी हमारी सरकार आएगी तो इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि मतलब देखते ही रह जाएगी। देखिए राहुल गांधी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बोलते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, काशी के सांसद ने पूरे लोकसभा में सत्र में ये बोला है कि अभी 15-20 साल ये लोग कहीं आने वाले नहीं हैं और तब तक ये सब जेल चले जाएंगे जितना घोटाला इन्होंने। राहुल गांधी के लिए शेख चिल्ली के हसीन सपनों वाली राहुल गांधी के लिए शेख चिल्ली के हसीन सपनों वाली बात है। यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र का 50वीं बार दौरा कर लेते हैं और माननीय राहुल गांधी जी 100 बार चुनाव हारने की ये सेंचुरी लगाए हैं। तो कब सत्ता में आएंगे और कब विद्वेष से भर करके पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो वक्त ही बताएगा। और जहाँ तक देखिए, व्यक्ति को आईना दिखाने की बहुत जरूरत होती है। बीते 60 सालों में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने देश के आम नागरिकों के संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए उसे अपने घर की बपौती समझ लिया। तो आज उनके मुख्यालय के सामने उन्हें आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा इकट्ठा हुआ है। भैया देखिए, लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं है। लोकतंत्र है, जहाँ ज्ञापन सौंपना है सौंपे। जब इनकी सरकार थी तब हम नारा लगाते थे, तब तो नहीं डरे। आज इनसे हम डरेंगे। युवा मोर्चा का पदाधिकारी, युवा मोर्चा का भाजपा का कार्यकर्ता ऐसे लफंगों से डरता नहीं है। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह अपना काम करते रहे और हम राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह अपना काम करते रहे। और हम लोग जिस तरीके से हमारी भाजपा उत्तर प्रदेश में जो पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सच्चाई का काम कर रही है वो हमेशा करती रहेगी। अभी 25 साल इनकी जवानी जो वो भी ढल जाएगी, वो सोनिया गांधी तक भी हो जाएंगे, बुढ़ापे में भी आ जाएंगे। ऐसा की सरकार आने वाली नहीं है। जिस तरह की निष्पक्ष सरकार हमारी चल रही है हमेशा चलती रहेगी। और जय भाजपा तय भाजपा, राहुल गांधी मुर्दाबाद। और जहाँ तक भाई साहब फूकने के बाद क्या लगता है कि मतलब राहुल गांधी नहीं, हमने एक आईना दिखाने का काम किया है। बाकी जनता समझदार है, जानती है कि हमने उनके मन की आवाज़ जो है हमने रोड पे लेके आके और उनके जिला मुख्यालय के सामने। ये कहते हैं कि हम लोग फूकते हैं तो हम लोग पर कार्रवाई होता है, इन लोग फूकते हैं तो सरकार के यहाँ तो कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ऐसा कि जब उनकी सरकार थी तो हम लोग को भी कार्रवाई होता था, हम लोग उससे डरते नहीं थे। और उनको क्यों नहीं होगी? वो चाहे हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके सही जो उनकी हकीकत है, जो सरकार ने, जो कोर्ट ने दिखाया उसके ऊपर हम उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ के महाराजागंज थाना क्षेत्र के देवरा गांव में नई पुलिस चौकी बनने से पहले भूमि पूजन किया गया। पूजा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने की। इस मौके पर थाना प्रभारी विनय मिश्र, गांव के प्रधान, ग्रामीण लोग और पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। अफसरों ने बताया कि इस चौकी के बनने से इलाके में सुरक्षा बेहतर होगी और लोगों को जल्दी पुलिस मदद मिलेगी। गाँव वालों ने इनका स्वागत किया और खुशी जताई।